All animals are equal, but some are more equal than others. This is a famous line taken from a political allegory that is known as Animal Farm, written by Mr. George Orwell. Okay, so today we are discussing about allegory. What is allegory? How it is incorporated in literature. Hello everybody, my name is Gaurav Sharma and I am welcoming you on Literates Adda. हमारी जो सीरीज चल रही है वो LT ग्रेड के लिए है, उसी के संबंध में मैं समझता हूँ ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एलिगरी के बारे में। एलिगरी के विषय में बात करेंगे। एलिगरी क्या होती है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है वर्क्स में, चाहे वो पोइट्री हो या फिक्शन हो, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें आप धीमे धीमे डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ें। Allegory is a literary device in which characters, events, settings symbolically represents abstract ideas, moral qualities, political, social messages. क्या होती है एलिगरी? सुनिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए एलिगरी एक लिटरेरी डिवाइस है। क्या है? लिटरेरी डिवाइस है ना, जिसमें कैरेक्टर, इवेंट और सेटिंग सिंबॉलिकली कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसमें जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे मेरा नाम है सिन, तो मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगा पापों को, मतलब मैं पाप ही पाप करे जा रहा हूँ। यदि मेरा नाम है हैप्पी, तो मैं थ्रू आउट द वर्क मैं हमेशा खुश रहते हुए दिखूंगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से कैरेक्टर डिजाइन करे जाते हैं कि वो अपने टाइप को रिप्रेजेंट करें, है ना। तो कैरेक्टर अपने टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो है ना, तो ये एक एलिगरी है ना, कैरेक्टर की। ठीक है, कैरेक्टर के द्वारा एलिगरी दिखाई जाए, घटनाओं के द्वारा एलिगरी दिखाई जाए, है ना, या सेटिंग के द्वारा एलिगरी दिखाई जाए। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो या तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को या फिर मोरल क्वालिटीज को। मोरल क्वालिटीज मैंने अभी आपको बताया, जैसे कोई वेल बीइंग है तो वो सबका भला करने की कोशिश करता है। जैसे वर्ल्डली वाइज मैन है तो वो हमेशा होशियार बनने की कोशिश करता है। ये मोरल क्वालिटीज है ना। अब पॉलिटिकल सोशल मैसेजेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ना। कई वर्क्स में आपको देखने को मिलेगा, जैसे फेयरी क्वीन है, उसमें जॉर्जियन नाम की जो क्वीन है फेरी क्वीन की, वो कहीं ना कहीं सिंबलाइज करती है एलिजाबेथ को, है ना, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, है ना, इन शेक्सपियर्स टाइम। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिगरी के कैरेक्टर्स, इवेंट या सेटिंग, वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हुए जा सकते हैं किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए, मोरल क्वालिटी के लिए या फिर पॉलिटिकल या सोशल मैसेज के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई एक तरह से डेफिनेशन पे। अब इस पर आगे चलेंगे तो इन एन एलिगरी देयर आर 2 लेवल्स ऑफ मीनिंग। किसी भी एलोगोरिकल वर्क में 2 मीनिंग होते हैं, इसका ये कहना है। सुनिए, पहला लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग कोई भी ऐसा मीनिंग जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। वहीं दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग। सिंबॉलिक मीनिंग एक हिडन मीनिंग होता है किसी भी टेक्स्ट में। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि कोई आज के समय में कोई नॉवल लिखने बैठता है ना, उसमें उसने कोई ऐसा कैरेक्टर डिजाइन किया जो किसी करप्ट नेता से मैच खाता है ना, कहीं ना कहीं उससे समानता है कैरेक्टर के साथ, रियल लाइफ किसी कैरेक्टर के साथ, तो उसको नोवेल में प्रोजेक्ट कर दिया, है ना। लिखने के बाद में जब लोग पढ़ेंगे, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी बेकार क्वालिटियों को वो कैरेक्टर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, और कैरेक्टर से जोड़ेंगे तो वो सिंबॉलिक कैरेक्टर है, वो किसी और व्यक्ति को डेली लाइफ में या कहीं प्रोजेक्ट कर रहा है ना, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार की एलिगरी को सिंबॉलिक एलिगरी कहा जाता है। और है ना, किसी भी प्रकार के मतलब एलिगरी में लिटरल मीनिंग एक ऐसी चीज, जैसे कोई टेक्स्ट है, जैसे जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म ही ले लीजिए, तो इसमें देखेंगे ये कहानी है जानवरों की, जो परेशान है अपने ओनर से। ओनर एकदम ड्रिंकार्ड है, उसको पड़ी नहीं है, दारू पीने वाला इंसान, उसको नहीं पड़ी है इन लोगों की, तो ये कैसे ना कैसे करके उसको फार्म से भगा देते हैं, फिर उसका नाम एनिमल फार्म रख लेते हैं। अब ये चाहते हैं खुद ही उसको कंट्रोल करें अपने फार्म को, है ना। तो इसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन यही आप इसके सिंबॉलिक डीप मीनिंग में जाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को
रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने कहा था ना शुरू में एक लाइन है कि सम एनिमल्स आर इक्वल, है ना, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो सब एक समान है, लेकिन उसमें से कुछ जो नेता हैं वो ज्यादा समान है अन्य से। उदाहरण के तौर पे जब उनको किसी चीज की जरूरत होती है, सुविधा अनुसार नियम बदल देते हैं अपने लिए वो, है ना। उदाहरण के तौर पे यदि जैसे पेंशन की मांग चल रही है तो सिस्टम में पूरी सबकी पेंशन बंद करा दी, है ना। अब सपोजिटली मुझे आइडिया नहीं है उनको पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर कहीं उन्होंने संसद से कोई नियम पारित करा के अपने लिए पेंशन चालू करवा दी, यहाँ किसी अन्य व्यक्ति को मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपने भले के लिए सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सम ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसका कह सकते हैं सिंबॉलिक मीनिंग है ना। तो मैंने आपको लिटरल मीनिंग बता दिया, सिंबॉलिक मीनिंग बता दिया। ऐसे ही एक फेमस वर्क है ध्वनि थ्योरी एक वर्क है ना, इंडियन एस्थेटिक्स से आता है, संस्कृत में ओरिजिनल लिखा है, आनंदवर्धन ने इसको लिखा है। तो वो भी 3 प्रकार के मीनिंग बताते हैं, अविदा, व्यंजना, लक्षणा। अविदा का मतलब होता है लिटरल मीनिंग जो इसमें दिया है ना, और अविदा, लक्षणा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। जैसे कोई चीज चुभ रही है तो चुभने से आप कहेंगे समथिंग इज प्रिकिंग, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चल जाएगा कुछ पहना है, या तो सुई होगी या कुछ और होगा, तो उसके लक्षण से पता चल रहा है, तो उसको लक्षणा कहते हैं। वहीं एक और है व्यंजना। व्यंजना ऐसा है जो लिटरल मीनिंग ना होगा, कुछ तीसरा मीनिंग निकले जिसको सिंबॉलिक मीनिंग अपन कह रहे हैं। तो ये अपन इंडियन एस्थेटिक्स से मैंने आपको जोड़ के थोड़ा बता दिया, ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा जाता है ना। तो अब इसमें आगे चलते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ स्टोरी विद अ हिडन मैसेज अंडरनीथ द सरफेस मीनिंग, वो होता है सिंबॉलिक मीनिंग, है ना। कोई भी लिटरल टेक्स्ट है, लिटरल मीनिंग के अंदर कोई डीप मीनिंग छुपाओ, फिलोसॉफिकल मीनिंग छुपाओ तो उसको सिंबॉलिक मीनिंग कहा जाता है, ठीक है। अब क्या क्या फीचर्स हैं एलिगरी के, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला, इसमें डुअल मीनिंग होना चाहिए, अगर वो एलिगरी होगी तो। लिटरल मीनिंग अलग है, आप पढ़ेंगे लिटरल मीनिंग कोई भी समझ जाएगा। किसी बच्चे को यदि आप पढ़ने के लेंगे तो पढ़ने के लिए देंगे तो वो उसको केवल बीस्ट फेबल समझेगा, किसको, एनिमल फार्म को। बीस्ट फेबल कोई भी ऐसी फेबल जो किसी मतलब कह सकते हैं किसी जानवरों के समुदाय की या फिर किसी जानवर की कहानी सुनाए, उसको इस प्रकार की किसी कहानी को बीस्ट फेबल के नाम से जाना जाता है ना। सुनिए, तो या तो लिटरल मीनिंग होगा डुअल मीनिंग के सेंस में, या सिंबॉलिक मीनिंग होगा, या दोनों। तो लिटरल तो हमेशा होता ही होता है किसी वर्क में, और डीप मीनिंग यदि आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो व्यक्ति थोड़ा एक्सपीरियंसड होगा, जिसकी एज होगी, जिसने काफ़ी एक्सपीरियंसेस देखे, तो वहाँ वो किसी मीनिंग का सिंबॉलिक मीनिंग निकाल सकता है। बट लिटरल मीनिंग कोई भी समझ लेता है, बच्चे भी एनिमल फार्म को एक कहानी समझेंगे जानवरों की, उससे या कुछ नहीं। अब पर्सोनिफिकेशन, ये भी एक इसका फीचर है एलिगरी का, है ना। जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक डेथ, होप और सेन आर पर्सोनिफाइड, है ना। अब मैंने कहा था आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जैसे डेथ, डेथ का मतलब है आनी है, मौत है ना, मौत एक कैरेक्टर बना दिया। होप जो हमेशा आशा में रहेगा यदि किसी वर्क में देखा जाएगा तो। सिन एक ऐसा जो पाप पे पाप किए जा रहा है किसी वर्क में, है ना। तो कुल मिला के इनको, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको पर्सोनिफाइड करके इनको कैरेक्टर बना दिया जाता है। जैसे एवरीमैन एक फेमस वर्क है, अननोन है, नहीं पता किसने लिखा है, तो इसमें ऐसे कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, है ना। वहीं ये एक फेमस ऑथर है रिस्टोरेशन एरा से, है ना। उनका अभी उनका नाम आगे आएगा, एक्चुअली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ उनको, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। एंड यस, जॉन बनियन, है ना। तो जॉन बनियन के द्वारा ये लिखा गया बहुत फेमस वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, है ना। इसको इवन ये सिलेबस में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के में, है ना। तो इस पिलग्रिम्स प्रोसेस में बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे वर्ल्डली वाइसमैन, होप भी होता है उसमें, मर्सी भी होती है ना। इसी प्रकार से एक फेमस वर्क है रोमान डोला रोज, है ना, रोमांस ऑफ द रोज। उसमें बहुत ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं, एनवी हो गई, गुडनेस हो गई, लव हो गया, है ना, होपलेसनेस हो गई। तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो कहीं ना कहीं किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ही कोई कैरेक्टर प्ले करता है अपना रोल, है ना। तो कुछ इस प्रकार की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कैरेक्टर डिजाइन किए जाते हैं ना, उनको पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है, कैरेक्टर बना दिया जाता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। तो ये मोरल डायडेक्टिक पर्पज के लिए भी एलिगरी का इस्तेमाल किया जाता है, एम्स टू टीच लेसन्स और रिवील ट्रुथ्स, है ना। डायडेक्टिक मतलब कुछ सिखाने के लिए, कोई ऐसी कहानी जो किसी को कुछ सिखा के जाए। उदाहरण के तौर पे आपने पंचतंत्र का सुना होगा,
विष्णु शर्मा ने इसको लिखा है। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से था। पंचतंत्र कहानी है, उसको भी आप बीस्ट फेबल कहेंगे। उसमें लोमड़ियों की बात हो रही है, बंदरों की बात हो रही है ना, जैकल की बात हो रही है ना। तो टोटल जानवरों के ऊपर बेस बना के उन्होंने कहानियां लिखी। लेकिन वो जो कहानियां लिखी उनका ओरिजिनली में सेंस था कि एक राजा थे, उनके जो पुत्र थे उनका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, और आफ्टर ऑल चूंकि राजा का लड़का है तो राजा ही बनेगा, तो उसको सिखाना पड़ेगा। तो उन बच्चों को कहानियों के माध्यम से सिखाने के लिए माननीय महान रचनाकार विष्णु शर्मा ने एक वर्क लिखा जिसको हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। ये एंशियंट वर्क है इंडिया से, है ना। तो ये भी बीस्ट फेबल के अंडर आता है, लेकिन उसको लिखा गया था मोरल डाइडेक्टिक पर्पज के लिए, है ना, तो कुछ सिखाने के लिए। कोई भी कहानी, जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी लिखी होगी कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, है ना, वही खरगोश थोड़ा सा तीव्र दौड़ा फिर जाके रुक गया, है ना। तो इस प्रकार से अब एक और फीचर है, वो है एक्सटेंडेड मेटाफॉर, है ना। द एंटायर नरेटिव एक्ट्स एज ए सस्टेन्ड मेटाफॉर, है ना। कुल मिला के कहानी में मेटाफर ही मेटाफर होंगे, रुकेगा नहीं, थ्रू आउट कोर्स वो चलता ही रहेगा। अब यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर, एवरी करेक्टर इवेंट सपोर्ट्स द डीपर मीनिंग। जो भी उसके कैरेक्टर्स होंगे ना किसी भी वर्क में, फिक्शन में, वो सपोर्ट करेंगी उसके स्ट्रक्चर को, उसके मीनिंग को। मतलब टोटल कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी दिखाई जाएंगी जिससे सामने वाला जो रीडर है ना, जो उसको पढ़ रहा है, वो अर्थ को पकड़ने की कोशिश करे, है ना। तो ये यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे, किस किस प्रकार की एलर्जी हो सकती है उनके बारे में अब हम बात करेंगे। आइए सर, मोरल और रिलीजियस एलिगरी के बारे में बात करेंगे। यूज्ड टू टीच एथिकल और स्पिरिचुअल लेसन ऑफन रूटेड इन क्रिश्चियन वैल्यूज। ऑब्वियस सी बात है, एलिगरी कहां से इसका जन्म हुआ देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंग्लिश वर्ड है ना। तो सीधी सी बात है, इंग्लिश ऑथर्स के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता हुआ। मोस्ट ऑफ इंग्लिश ऑथर्स क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करते हैं, तो उनकी कुछ क्रिश्चियन वैल्यूज होंगी और उन्हीं को बेस बनाकर फिर वो अपने वर्क्स लिखेंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ऑफन रूटेड इन क्रिश्चियन वैल्यूज। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। मोरल रिलीजियस का, मोरल रिलीजियस का एक ही कार्य होता है, इंसानों को स्पिरिचुअल या फिर इथिकल लेसन देना, है ना, मोरल एलिगरीज का। अब इसमें आगे सुनिए आप, देखिए द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। क्रिश्चियंस जर्नी, क्रिश्चियन इसका कैरेक्टर होता है ना, क्रिश्चियन रिलीजन है ना, तो ये कुल मिला के रिलीजन को सिंबलाइज करता है कहीं ना कहीं। क्रिश्चियंस जर्नी रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल पाथ टू सैल्वेशन। मतलब स्टॉप डूइंग सेंसलेस थिंग्स, जस्ट ट्राई टू वॉक ऑन द पेव्ड पाथ बाय द गॉड, डू नॉट डू एनीथिंग अनएसेंशियल अकॉर्डिंग टू बाइबल, है ना। कुल मिला के उल्टे पुल्टे उल्टे सीधे काम मत करो, उल्टी सीधी चीज़ों में लिप्त मत होइए, ईश्वर की पूजा कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, है ना। कुछ ऐसी कह सकते हैं इसके कमांडमेंट्स थे जो जॉन बनियन देना चाहते हैं, किसके द्वारा, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के द्वारा, है ना। अब एवरी मैन करके एक वर्क और है, ये मिडावल मॉरलिटी प्ले है, इसका ऑथर अननोन है, किसी को भी नहीं पता, है ना। अब इसका द प्रोटैगोनिस्ट रिप्रेजेंट ऑल ह्यूमंस ऑन द जर्नी टुवर्ड्स डेथ एंड जजमेंट, है ना। हर व्यक्ति जो जीवन से होके गुजरता है ना, मौत पे जाता है, उसका जजमेंट है कि वो कैसा है, वो क्या करके आया है ना। कुछ मतलब मरण उपरांत के तुम्हारे क्या कार्य रहे हैं, तुमने अच्छा किया बुरा किया, उसी के हिसाब से आपकी जजमेंट होगी। तो ये थोड़ा सा कुछ एवरी मैन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, जो अगला है वो है पॉलिटिकल एलिगरी। सुनिए, यूज्ड टू कमेंट ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स, आइडियोलॉजीज एंड सिस्टम। इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को, पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को, पॉलिटिकल सिस्टम को सैटराइज करने के लिए। सैटराइज मतलब व्यंग देने के लिए। कोई ऐसी कला लिटरेचर में जब हम कुछ लिख रहे हैं
तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा लिखा कुछ और जा रहा है, उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। कहीं ना कहीं हम सेटराइज कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, या किसी पॉलिटिकल लीडर को, या फिर किसी पॉलिटिकल इवेंट को। ये पॉलिटिकल एलिगरी का काम होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देखें तो एनिमल फार्म है, जॉर्ज ऑरवेल ने इसको लिखा है 1945 में। अ क्रिटिक ऑफ सोवियत कम्युनिज्म, है ना। स्टालिन नाम के जो है कंट्रोलर थे उस वक्त, है ना, कंट्रोलर थे। तो वो क्या है, पूरी तरह से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, हर अपनी मनमर्जी चलाने का प्रयास करते थे, वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे। इसीलिए इसी फेमस वर्क में वो कहते हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। तो ये अपने हिसाब से नियम कानूनों को बदलने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के ये मोनोपोली करने की कोशिश कर रहे थे, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को सेट करना चाहते थे। नियम कानून जो हम चाहेंगे वो बनेंगे, कुछ इस प्रकार से, है ना। विद एनिमल्स रिप्रेजेंटिंग हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक स्टालिन, ट्रोट्स्की, है ना। ये कुछ फेमस लोग हैं रसिया से, है ना, मैंने कहा था आपको। अब ये लीडर्स हैं, इनको सिंबलाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। इसमें कुछ एनिमल्स जैसे स्नोफॉल हो गया, और ये आपका आई अनेबल टू रिकॉल द नेम बट यू शुड लुक फॉर इट। ठीक है, तो सुनिए, आगे सुनिए। अब गुलिवर्स ट्रेवल्स हो गया, ये जोनाथन स्विफ्ट का लिखा था। ये वही है जिसमें वो 4 वोएज के ऊपर जाता है, जैसे हॉगिनिम हो गया, लेपुटा हो गया, व्रॉफडिग्नाग हो गया, है ना, लिलीपुट हो गया, है ना। तो वैसा ही, तो ये सेटराइज करता है ब्रिटिश पॉलिटिक्स को, कॉलोनियलिज्म को थ्रू द विजार ट्रेवल्स। 4 अलग अलग जर्नीज पे जाता है, एक जगह पहुंच जाता है जहाँ बहुत छोटे लोग होते हैं, है ना। तो वहाँ जाके ये उल्टे पुल्टे काम करना शुरू कर देता है। एक और जगह जाता है ना, जैसे लापुटा पे जाता है, ब्रॉफडिग्नाग पे जाता है, लिलीपुट पे जाता है ना। तो अलग अलग कुल मिला के ये आइलैंड्स पर ट्रेवल करता है। वहाँ ये हर बार कुछ नया प्रैक्टिस करता है और देखता है कि कैसे अंग्रेजों की सोसाइटी डिग्रेडेड हो चुकी है ना। इवन एक जर्नी में तो ये प्रयास करता है कि उनको गन पाउडर बनाने का फॉर्मूला देने का, जिससे डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो। तो कुल मिला के वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं और इसको बाहर फेंकवा देते हैं ना। तो ये पॉलिटिकल सटायर के बारे में हो गया, गुलिवर्स ट्रेवल हो गया, एनिमल फार्म हो गया जॉर्ज ऑरवेल की तरह, है ना। अब इसमें अपन आगे चलते हैं। तो ये है सोशल एलिगरी। क्या होती है सोशल एलिगरी, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। इट फोकस ऑन सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, इनइक्वालिटी, क्लास स्ट्रगल। सोशल एलिगरी का इस्तेमाल किया जाता है सोसाइटल स्ट्रक्चर्स के लिए, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को बयां करने के लिए कि सोसाइटी में क्या स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, कैसे लोग जातिगत मतभेद कर रहे हैं, कैसे लोग धर्म में मतभेद कर रहे हैं, कैसे लोग भाषाओं में मतभेद कर रहे हैं, ठीक है। और इनइक्वालिटी ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ वेल्थ, है ना, ऑन द बेस ऑफ स्टेटस, और क्लास स्ट्रगल, है ना। कोई रिच है, कोई पुअर है, तो पुअर को कहीं किसी होटल में नहीं घुसने दिया जा रहा है ना। पुअर को कह सकते हैं अलाउ नहीं कर रहे हैं अच्छी शिक्षा लेने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सोशल एलिगरी के अंडर देख सकते हैं। अब आगे इसमें सुनिए इसके एग्जाम्पल। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, विलियम गोल्डिंग ने लिखा है ना। ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेक डाउन ऑफ सिविलाइजेशन एंड द राइज ऑफ प्राइमल इंस्टिंक्ट। ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो गोल्डिंग ने लिखा है, इसमें क्या होता है, बच्चे एक आइलैंड पर फंस जाते हैं। तो अब चूंकि बच्चे आइलैंड पर फंसे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि उनको सारी सुख सुविधाएं वहाँ मिली हुई हैं। तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए खाने पीने के लिए ढूंढना शुरू करते हैं, है ना। तो जानवरों को, सुअर को मारने की कोशिश करते हैं, पिग को, है ना। तो जब कुछ नहीं बचता है तो अंतों वो एक दूसरे को असैसिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो सोसाइटल स्ट्रक्चर हो गया, कैसे सोसाइटी में रहने वाले भिन्न भिन्न अंग एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे मर्डर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल हो रहा है ना, क्लास स्ट्रगल हो रहा है। तो ये थीम हो सकती है इसमें। बाकी ये एक क्रूसिबल है, द क्रूसिबल, ये आर्थर मिलर ने लिखा है इसको, ये अमेरिकन प्ले राइट है ना। ये अमेरिकन प्ले राइट है। सुनिए 2, है ना। सेट ड्यूरिंग द सलेम विच ट्रायल, इट इज एन एलेगरी फॉर मैकार्थिज्म इन 1950s अमेरिका। मेरी बात सुनिए, अमेरिका अकेले क्या, ये यूके में भी देखने को मिलता था। जैसे कुछ महिलाओं को जो विचक्राफ्ट करती थी उनको विच समझा जाता था, और फिर उनको विच समझ के
पब्लिकली लकड़ियों पे बांध के, है ना, और ऐसे, और फिर लोग ऐसे घेरा बना के खड़े हो जाते थे और ये लोग फिर उनमें जिंदा, उनको जिंदा जलाते थे, है ना। तो ये कुछ मिला के, कुल मिला के ये वही है ना। तो दो सेट ड्यूरिंग द सेलिंग विच ट्रायल्स, है ना, इट इज़ एन एलिगरी फॉर मैकार्थिज्म 1950 अमेरिका, है ना, 1950s। ठीक है, ये क्रूसिबल के बारे में। तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे सोसाइटी बिना किसी सोशल इंक्वायरी के किसी को भी यूनिसन में एक मत बना के असेसिनेट कर रही है किसी को भी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की चीजें इसमें हैं क्रूसिबल में। अब आगे चलते हैं, फिलोसॉफिकल एग्जिस्टेंशियल एलिगरी। अब ये क्या है, चलिए साहब, philosophical existential allegory explores metaphysical existential question through symbolic storytelling, है ना। एग्जिस्टेंशियलिज्म कह सकते हैं एक ऐसी फिलॉसफी में जिसमें इंसान को ये नहीं पता कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं और चीजें कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, अंत में मरना तो है ही। क्या समझे, हमें नहीं पता हम क्यों सब ये लगे हुए हैं। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वार होने के बाद में इंसान का फेथ गॉड से खो गया, कि इंसान ऐसे प्रार्थना करते थे कि ईश्वर सब संभाल लेगा, ईश्वर सबको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब भीषण युद्ध हुए ना, तो उसमें बहुत लोग मरे, है ना, करोड़ों लोगों की मौत हुई, तो वहाँ लोगों की उम्मीद टूट चुकी थी। तो वहीं से ये टर्म निकली है एग्जिस्टेंशियलिज्म, है ना। इस फिलॉसफी के अनुसार ये दुनिया अपने ही कर्मों पे चल रही है, ना कुछ आओ देखा है ना ताव देखा है, इनको कुछ भी नहीं पता है, बस जिए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। कोई एम नहीं पता, क्यों जी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं चीज़ें, सब कुछ ऐसे ही एमलेस, सेंसलेस, है ना, ये है। अब इसके द्वारा इसकी सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग होती है। अब एक फेमस वर्क है द प्लेग बाई अल्बर्ट कैमो, यही फादर है एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी का, है ना, अल्बर्ट कैमो, याद रखना। द प्लेग रिप्रेजेंट्स द अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड सफरिंग, है ना, कि लोगों को कैसे परेशान होना है, कोई सेंस नहीं है, आप परेशान हो रहे हो, पागलों की तरह काम करने में लगे हो, आपको उतनी वेजेस मिल नहीं रही हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, है ना। चलिए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको टच देता जा रहा हूँ, ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा रहा हूँ। जब हम फिलोसफीज की बात करेंगे या फिर हम जब पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरीज की बात करेंगे, तब ये सारी चीज़ें पकड़ेंगे, डाडाइज्म, क्यूज्म, है ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इमेजिज्म, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये पॉलो कैलो एक नोवेलिस्ट है, शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कनाडा से हैं। इन्होंने एल्केमिस्ट लिखा है। एक और एल्केमिस्ट ड्रामा भी है ना, इसको बेंजामिन जॉनसन ने लिखा है। ठीक है, एल्केमिस्ट ड्रामा भी, इसी में सर एपिक्योर मैमन है। ठीक है, एनसी एपिक्यूर इन फिलोसफी आई है। या कह सकते हैं इनको मॉडल बनाया है उस फिलोसफी का, है ना। ये क्या है, सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं एनी हाउ। देखिए, तो पोलो कोयलो एक नॉवेलिस्ट हैं, उनके द्वारा रचित एक वर्क है द एल्केमिस्ट। इसमें दिखाते हैं अ जर्नी टुवर्ड्स डिस्कवरिंग वंस पर्सनल लेजेंड एंड पर्पज, है ना। तो ये फिलोसॉफिकल है, खुद के पर्पज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को जीवन में करना क्या है। आपने देखा होगा खजाने की तलाश में रहता है ना, शेफर्ड का बच्चा ढूंढता रहता है, सितारों की दिशा में चलता है। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, आप इसको देखना, बहुत मतलब बहुत अच्छी किताब है, कभी पढ़ना आपको समय मिले तो। अब बात करते हैं हम हिस्टोरिकल एलिगरी की। सुनिए, क्या है हिस्टोरिकल एलिगरी। इट सिंबलाइजेज रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स और अप्रोच थ्रू फिक्शन, है ना। फिक्शन के द्वारा जो रियल इवेंट्स हैं जो हिस्ट्री में घटित हुई हैं, ये उनको प्रकाशित करने का कहीं ना कहीं प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पे अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय मिस्टर चार्ल्स डिकेंस, इसमें क्या है,
दो अ रियलिस्ट नोवल, ये रियलिस्ट नोवल है, रियलिज्म को दिखाता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा था। इट सिंबलाइजेस रेवोल्यूशनरी चेंज एंड रिडेम्पशन। ठीक है, ये सिंबलाइज कर रहा था कि कैसे फ्रांस में जो गरीब लोग थे उनको रिच एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी वो दबाने का प्रयास कर रही थी, फिर कैसे उन्होंने रिवेलियन किया और उसके बाद में असैसिनेट किया हाई क्लासेस को, है ना। तो ये कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट को दिखाने का प्रयास करता है। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको सिंबलाइज करने की कोशिश करता है फिक्शन के वर्क से, है ना। एक और वर्क उदाहरण के तौर पर ये आपका पैराडाइज लॉस्ट, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। जी जी, इसकी एक फेमस लाइन है, अनेबल टू रिकॉल द स्पेशल लाइन एक्चुअली। वो ऐसा था कि इट इज़ बेटर टू इट इज़ बेटर टू रूल द हेल देन टू सर्व इन हेवन, है ना। ये फेमस लाइन है, इसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर एक आपने खेसारी लाल के नाम से स्टार हैं, पटना के हैं वो, बिहारी सिनेमा से हैं। तो वे कहते हैं कि मैं बॉलीवुड में जाके विलन बनूं, इससे अच्छा है मैं अपने यहाँ का राजा बन के हीरो हीरो बन के जीऊँगा। तो कुल मिला के इसी से समतुल्य आइडियोलॉजी है। एक और आपने फेमस लाइन सुनी होगी, बाबर से इस लाइन को कई बार जोड़ के देखा जाता है, तो क्या हुआ जो मैदान हारे सब कुछ नहीं हारे, ना वो साहस हारे ना वो लड़ने की इच्छा शक्ति हारे। तो अब कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ये समझ नहीं आता कि वो लाइन जॉन मिल्टन की है या फिर वास्तविकता में बाबर की है, क्योंकि इसने भी सेम कहा है ना। व्हाट दो द फील्ड लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, आई हैवंट लॉस्ट द स्पिरिट ऑफ फाइटिंग, है ना, ऐसे करके लाइन है। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होते हैं कि ये लाइन किसकी है ओरिजिनली, या तो इसकी उठाई है उसने या फिर उसने इसकी उठाई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। इवन जॉन मिल्टन बहुत सारी भाषाओं का ज्ञानी था, लैटिन ले लो आपकी, है ना, उसको इंग्लिश तो फिर इंग्लिश तो उसकी लैंग्वेज थी, इटालियन आती थी उसको, है ना, उसको हिंदी भी आती थी, उसको संस्कृत भी आती, मतलब पॉलीग्लॉट था, उसको बहुत सारी भाषाएं आती थी। तो इसमें क्या है, ये बिब्लिकल स्टोरी एज अ रिफ्लेक्शन ऑन रिवेलियन अथॉरिटी एंड फ्री विल। इसमें जो सैटन का कैरेक्टर है ना, जो इसका एंटागोनिस्ट है, किसका, पैराडाइज लॉस्ट का, वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, किससे, गॉड से। गॉड कौन है, गॉड बोले तो राजा, है ना, हेल का सॉरी हेवन का राजा। तो उसी प्रकार मिस्टर मिल्टन के समय पे जो राजा थे उनके प्रति अस्वीकार्यता, है ना, मतलब उनको एक्सेप्ट, उनकी आइडियोलॉजी को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उसी चाहत में इसका जो एंटागोनिस्ट है पैराडाइज लॉस्ट का, सेटन, उसको हीरो बनाने का प्रयास किया शुरुआत की 9 बुक्स में। इनको अंत में रियलाइज हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो गॉड को पूरी तरह से अपोज कर दिया, तो बाद की जो 3 बुक्स हैं उनमें गॉड को हीरो बना देते हैं, ऐसा है ना। तो ये है हिस्टोरिकल एलिगरी, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब एक बात हमें हमेशा पता होना चाहिए, एलिगरी सिंबलिज्म ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं और अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। देखिए, एलिगरी क्या है, सिंबलिज्म क्या है। इट इज एक्सटेंडेड थ्रू आउट द टेक्स्ट। जो एलिगरी होती है वो थ्रू आउट द टेक्स्ट चलती है, रुकती नहीं है, ठीक है। वहीं जो सिंबलिज्म है ऑफन ब्रीफ और आइसोलेटेड, ये किसी, कह सकते हैं किसी स्पेशल रेफरेंस से, किसी स्पेशल वर्ड के साथ जुड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट वर्क रहेगा ही, है ना, ये चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा थ्रू आउट वर्ड आप उसको एक ही चीज से जोड़ के देखेंगे। लेकिन एलिगरी ऐसा होती है, पूरे वर्क में सेम ऑन अ सेम स्ट्रीम चलती है। अब ये कंप्लीट स्टोरी विद सेकंड मीनिंग, इसकी स्टोरी में इसका एक दूसरा मीनिंग होता है ना। मैंने आपको कहा था ये डुअल मीनिंग कैटर करती है। इसी डुअल मीनिंग से मेरे को एक शब्द याद आया, डुअल एंटेंद्रे। डुअल एंटेंद्रे एक टर्म है रिस्टोरेशन लिटरेचर की, जिसमें किसी भी वर्क के 2 अर्थ निकलते हैं, किसी भी लाइन के, किसी भी शब्द के 2 अर्थ निकलेंगे, उसके 2 अर्थ निकलेंगे। पहला नॉर्मल मीनिंग होगा, लिटरल मीनिंग होगा, है ना। दूसरा थोड़ा सा मतलब ठीक मीनिंग नहीं होगा, बैड मीनिंग कह सकते हैं, है ना, मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेड या सेक्स ओरिएंटेड शब्द कुछ हो सकता है। मतलब कुल मिला के लिटरेचर ही उस वक्त ऐसा लिखा जा रहा था, लिटरेचर की जो दिशा और दशा थी वो दोनों बदल चुकी थी।
फ्रेंच लोगों के प्रभाव से ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो गया था। तो डुअल एंटेंद्रे का अपन वहाँ प्रयोग कई बार देख सकते हैं ना, ये यूजीसी नेट में पूछा गया है ना। तो ये कंप्लीट स्टोरी विद सेकंड मीनिंग है ना, दूसरा मीनिंग होता है। इसमें वन ऑब्जेक्ट होता है और वन इमेज होती है, मे बी रिप्रेजेंट समथिंग। कोई एक चीज किसी अन्य चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ऐसा नहीं है कि पूरा वह किसी अन्य अन्य पूरे स्पेक्ट्रम को बदल दे, है ना। तो ऐसा है, ये कुल मिला के ये लिमिटेड होती है सिंबलिज्म, किसी इमेज के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। इतना आपको याद रखना है, लेकिन ये ब्रॉड होता है, बोलना नहीं है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्ड होता है, प्लान्ड होता है, ये मोर इंटरप्रेटिव और पेन और ओपन, है ना, याद रखना। ये मतलब ये सारा कुछ प्लान्ड किया जाता है। जो भी तर्क दे रहे हो आप किसी किसी कैरेक्टर के, किसी घटना के संबंध में, तो आप पूर्ण प्रयास करते हो हर दिशा से उसका एक नया मीनिंग दिया जा सके, है ना, लोग उसका एक नया मीनिंग पकड़ सकें। लेकिन सिंबलिज्म का ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो इसको इंटरप्रेट करने बैठेगा वो उसका अर्थ निकाल ले तो निकाल ले, या फिर ये ओपन एंडेड रहता है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उस तर्क तक पहुंचे, क्योंकि इसमें उस तर्क को, उस बिंदु को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन एलेगरी में सारी चीजें यूनिटी में चलती हैं, सब कोशिश करती हैं कि इसका ये अर्थ निकले। लेकिन सिंबलिज्म में ऐसा नहीं है ना, ये सीमित रहता है, लिमिटेड रहता है, किसी एक चीज से रिलेटेड इसके डिफेंस में कोई नहीं आता, है ना। तो कई बार लोग इसका मतलब समझ पाते हैं, कई बार नहीं भी समझ पाते। इसीलिए आपने देखा हो एक ही पोएम को लोग कई अलग अलग तरह से डिफाइन इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है ना। चलिए, अब मेजर एलोगोरिकल वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हुआ, जॉन बनियन ने लिखा है ना। ये क्रिश्चियंस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, है ना, क्रिश्चियन कैरेक्टर है ना। अब एनिमल फार्म हुआ जॉर्ज ऑरवेल का, ये करप्शन ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज के बारे में बात करता है, कैसे स्टालिन ने आइडियाज को तोड़ मरोड़ के रख दिया अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, है ना। तीसरा, गुलिवर्स ट्रेवल, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा, ये पॉलिटिकल सटायर है इंग्लैंड के ऊपर, है ना, कैसे लोग बदल रहे हैं समय के साथ। अब अगला है एवरीमैन, इसका पता नहीं ऑथर कौन है, ये बताता है जर्नी ऑफ द सोल टू द जजमेंट डे, है ना। अब फेरी क्यून के बारे में मैंने आपको बताया था, एडमंड स्पेंसर ने इसका लिखा है ना। ये है वर्च्यूज ऑफ अ गुड क्रिश्चियन लाइफ, है ना, जैसे होलीनेस, टेम्परेंस, फ्रेंडशिप, है ना, चेस्टिटी, ये कुछ चीजें हैं। कुल मिला के इस नाम से कैरेक्टर देने का प्रयास किया है ना। चलो, और ये उनके जो प्रोटैगोनिस्ट हैं उनके गुण भी हैं, है ना। चलो, जैसे चेस्टिटी लेडी ब्रिटो मार्टिस हो गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हो गया, ये विलियम गोल्डन ने लिखा है ना। इसमें ह्यूमन नेचर और सोसाइटल ब्रेकडाउन के बारे में बताते हैं वो, ठीक है। द प्लेग हो गया, अल्बर्ट कैमू ने इसको लिखा है, ये अब्सर्डिज्म और ह्यूमन रेजिलियंस के बारे में बताते हैं, है ना। बाकी ये पायलट्स वाइफ्स ड्रीम, है ना, ये पोएम है, इसको कैरोलन डफी ने लिखा है। अ फेमिनिस्ट एलिगरी ऑफ सप्रेस्ड वॉइसेस, ये भी एलिगरी है। कैरोल एंड डफी के बारे में बता दूं, ये अंतिम पोएट लॉरिएट है ना, और ये होमोसेक्सुअल, या कैसी टाइगर भी बनाया, है ना। तो कुल मिला के वो तो पूरा एक साइकिल है, आपको तो पता ही है एनवायरमेंट में। अब ओड टू ड्यूटी विलियम वर्ड्सवर्थ की है। अब इसमें ये ड्यूटी इज पर्सोनिफाइड एंड प्रेज्ड एज अ गाइडिंग फोर्स, है ना। तो ये कुछ पोएम्स देखी जा सकती हैं, मैं उदाहरणार्थ थोड़ा थोड़ा आपको बताता गया हूँ, आपको बेसिक आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है ये जो एलिगरीज हैं वो लिटरेचर में काम करती हैं, है ना। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया, आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास कीजिए अगर आप इसको शेयर कर सकें तो, और मैं समझता हूँ हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।